अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स विद देके। अजमल साहब ने अभी हाल में ही ये मकान खरीदा था। अपनी तबीयत के एतबार से वो इंतहाई शरीफ और नफ्स और एक सादा लो इंसान थे। उनकी फैमिली 4 अफराद पर मुश्तमिल थी। उनकी बेगम, 2 बेटियां और एक बेटा। मालिक मकान ने उनकी सादा लोही का नाजायज फायदा उठाते हुए ये मकान उन्हें पहले किराएदार समेत बेच दिया, जबकि किराएदार अब भी मकान न छोड़ने पर बाज़िद थे। ये एक औरत थी जिसकी 3 बेटियां थी। अजमल साहब ने उस औरत को बताया कि अब इस मकान के नए मालिक वो हैं और अगर अब वो मजीद इस मकान में रहना चाहती हैं तो उन्हें अजमल साहब के साथ एक नया एग्रीमेंट करना होगा। मगर वो औरत इंतहाई चिड़चिड़ी और कुंद ज़हन थी। उसने सिरे से ही अजमल साहब को मालिक मकान तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। अरे भाई, तुम कहाँ से टपक आए? हम तो बस पहले मकान मालिक को जानते हैं। हमें भला क्या जरूरत पड़ी है तुमसे एग्रीमेंट करने की? बजाय इसके कि वो औरत इस मामले की नौयत को समझती, वो अजमल साहब पर बरस पड़ी। अजमल साहब इस बात पर हैरान थे कि आखिर ये किस कमाश की औरत है जो उनसे इस तरीके से बात कर रही है। खैर, जब वो इस मकान के पहले मालिक से मिले तो उन्होंने अजमल साहब को ये बताया कि ये माँ बेटियां अच्छी फितरत की नहीं। इस मकान से पहले जहां ये रहती थी वहां भी मकान खाली करने में बड़ी दादागिरी और बदमाशी दिखाती थी। आप इनके मुंह ना लगे तो बेहतर है। ऐसी औरतों से कोई उम्मीद नहीं कि कब क्या कर जाए। उस आदमी की ये बात सुनकर अजमल साहब एकदम परेशान हो गए। खैर, मैं उन्हें देख लूंगा। अजमल साहब इतना कहकर वापस अपने घर को चल दिए। जब वो घर पहुंचे तो खाना लग चुका था। घर के सारे अफराद खाना खाने में मशगूल थे, लेकिन अजमल साहब थे कि किसी गहरी सोच में मुब्तला थे। अरे अजमल साहब, आप किन सोचों में गुम हैं? खाना ठंडा हो रहा है, नाज बेगम ने अपने शौहर का हाथ पकड़ते हुए कहा। मगर इससे पहले कि अजमल साहब कुछ बोल पाते, एकदम से लाइट चली गई और पूरे कमरे में घुप अंधेरा छा गया। नाज बेगम अपनी जगह से उठी और इमरजेंसी लाइट लेने चली गई। फिर न जाने क्या हुआ कि कोई चीज अजमल साहब पर आन गिरी। अचानक ही उन्हें अपनी गर्दन पर चुभन का एहसास हुआ और साथ ही कुछ गीला गीला भी। जरा इधर लाइट लाना, उन्होंने घबराते हुए अपनी बेगम को आवाज दी। नाज बेगम जैसे ही लाइट लेकर अजमल साहब के करीब पहुंची तो उनके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। अजमल साहब की गर्दन पर एक मोटी सी चमगादड़ चिपकी हुई थी जो कि खून में लकड़ी हुई थी। रोशनी पड़ने पर वो खून की फुहार उड़ाती हुई उड़ गई। नाज बेगम ने जैसे ही इमरजेंसी लाइट उस चमगादड़ की तरफ डाली तो वहां मौजूद सब लोगों की चीखें निकल गई, क्योंकि जहां जहां रोशनी का दायरा पड़ रहा था वहां पर बेशुमार चमगादड़ें नजर आ रही थी और कमरे की दीवार पर जा बजा खून की छींटें भी नजर आ रही थी। खौफ के मारे नाज बेगम का दिमाग चकराने लगा और फिर अचानक से लाइट आ गई। लाइट आते ही वो पूरा मंजर अचानक से गायब हो गया। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे न थे और न ही कमरे में कोई चमगादड़ मौजूद थी। वो तमाम घर वाले हैरान थे कि आखिर वो चमगादड़ें कहाँ गई। अगली ही सुबह अजमल साहब के किसी अजीज की दावत थी, जबकि नाज बेगम को बुखार था। सो यही फैसला किया गया कि नाज बेगम घर आराम करेंगी, जबकि अजमल साहब और उनके बच्चे उस तकरीब में शिरकत के लिए जाएंगे। जब अजमल साहब और बच्चे तकरीब के लिए घर से निकल गए तो नाज बेगम उकताते हुए अपने बेड पर आ लेटी। न जाने उन्हें आज क्यों एक घबराहट सी महसूस हो रही थी और उनका बुखार भी आहिस्ता आहिस्ता तेज होता जा रहा था। काफी देर तक वो अपने बेड पर बेचैनी की हालत में लेटी रही। फिर आखिरकार वहां से उठकर बाहर सहन में चली गई। सहन में पड़ी हुई चरपाई पर बैठते ही उन्होंने ये महसूस किया कि पूरे घर में एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई किचन से निकलकर बाहर सहन की तरफ गया हो। हालांकि घर में उनके सिवा कोई और शख्स मौजूद न था। खैर, उन्होंने हिम्मत की और गेट की जानिब बढ़ी। गेट के नजदीक पहुंचते ही उन्होंने अपनी नजर ऊपर की जानिब उठाई। गेट की दीवार पर किसी काली बिल्ली का साया पड़ रहा था, मगर मालूम न जाने ये क्या शय थी। नाज बेगम ने जैसे ही इस पर गौर किया तो खौफ के मारे उनके मुंह से एक चीख निकल गई। ये एक अजीब किस्म की चीज थी जिसके पैर निहायत पतले और लंबे लंबे थे, बड़े बड़े पंजे
और सुर्ख रंग की आंखें जो देखने में निहायत ही भयानक मालूम हो रही थी। अचानक से उस अजीबो-गरीब मखलूक ने एक छलांग लगाई और सीधा नाज बेगम के कदमों में आ गिरी। नाज बेगम को खौफ के मारे अपना कलेजा हलक में अटकता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि ये बिल्ली नहीं कोई और मखलूक थी। इससे पहले कि नाज बेगम कुछ समझ पाती, उस अजीबो-गरीब मखलूक ने उन पर हमला कर दिया। जबकि नाज बेगम इस खौफ की ताब न लाते हुए उसी वक्त बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब वो होश में आई तो उनके तमाम घर वाले उनके पास ही मौजूद थे, जबकि इस तमाम वाक़ये को नाज बेगम का वहम करार दे दिया गया। अगले दिन नाज बेगम सहन में मौजूद पौधों को पानी दे रही थी और उनके पास ही किरायादार के घर से आवाज आ रही थी। मोहल्ले की कोई औरत थी जो उनके घर आई हुई थी और वो इस मकान के बारे में बातें कर रही थी। अरे बहन, ये मकान तो बहुत ही भूतिया है, इसमें किसी का रहना नामुमकिन है। जिसने भी ये मकान किराए पर लिया है या तो वो पागल हो गया या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठा। साथ वाले घर से उस औरत की आवाज सीधा नाज बेगम के कानों से टकरा रही थी। हालांकि उनका अपना मकान मौजूद था, मगर वो लोग खुद किराए के मकान में रहने पर मजबूर थे। उनके मकान में बैठी हुई वो किराएदार औरत किसी भी तरह से वो मकान छोड़ने के लिए तैयार न थी, जबकि नाज बेगम और अजमल साहब को मजबूरी के बायस इस खौफनाक मकान में रहना पड़ रहा था। अगले रोज अजमल साहब के दोनों बच्चे स्कूल से वापस आने के बाद खेल रहे थे कि अचानक से एक धक की आवाज आई। उन्होंने जैसे ही पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो सहन में एक काली बिल्ली नजर आई। अशर फौरन ही इस बिल्ली को डराने के लिए उसके पीछे लपका, मगर बिल्ली एक छलांग लगाकर दीवार पर चढ़ गई। इससे पहले कि वो उस बिल्ली को पकड़ पाता, उस बिल्ली ने गुड़गुड़ाते हुए एक खौफनाक आवाज निकाली और देखते ही देखते बड़ी होती गई। उसके लंबे लंबे पंजे और खौफनाक सुर्ख आंखें देखने के बाद अशर की तो जैसे रूह ही फना हो गई थी। उसकी आंखें किसी दहकते हुए सुर्ख अंगारे की मानद थी। इससे पहले कि वो अशर पर हमला कर देती, अशर के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। चीख की आवाज सुनते ही अजमल साहब और उनकी बेगम नाज कमरे से बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने दीवार पर एक बहुत बड़ी काली बिल्ली को देखा। अगले ही लम्हे खौफनाक भयानक कहकहा पूरे घर में गूंज उठा। ये आवाज इतनी खौफनाक थी कि दोनों मियाँ बीवी अपनी जगह पर खड़े हुए थर्रा गए। उनका बेटा अशर उनकी नजरों के सामने सहन में तड़प रहा था। अपने बेटे को तड़पता देखकर नाज बेगम के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, या अल्लाह रहम कर। वो तेजी से अपने बेटे की जानिब लपकी और मुंह ही मुंह में कुरान पाक का विर्द करने लगी। अशर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बहुत ही डरावनी चीज देख ली हो और सदमे के मारे बेहोश हो गया हो। खैर, अजमल साहब और नाज बेगम ने अपने बेटे को उठा लिया और उसे कमरे में ले गए। अजमल साहब, अपना मकान खरीद लेने के बावजूद भी हमें बावज मजबूरी इस खौफनाक मकान में रहना पड़ रहा है। मैं न कहती थी कि ये घर आसेबी घर है। कल मैंने साथ वाली हमसाई को ये कहते सुना कि इस घर में बहुत बुरा आसेब है। इतना कहकर नाज बेगम ने उदास होते हुए अपना सर नीचे की जानिब झुका लिया, मगर अजमल साहब के पास उनके इस सवाल का कोई जवाब न था। अगले रोज अजमल साहब एक मौलवी के पास गए और पानी दम करवा के घर ले आए। सब घर वालों को वो पानी पिलाने के बाद बाकी पानी को घर में छिड़क दिया गया और घर के मेन दरवाजे में कुछ कीलें भी गाड़ दी गई। चंद दिन तो बाखैर आफियत गुजर गए, लेकिन फिर ये वाकयात रोज बरोज होना मामूल बन गए। कोई अनदेखी कुव्वत थी जो उन्हें इस घर को छोड़ देने पर मजबूर कर रही थी। उधर काम वाली मासी भी अब तंग आ चुकी थी। वो रोज सहन को धोती, जबकि अगले रोज फिर दोबारा से पूरा सहन मट्टी से भरा होता। एक रोज मासी के ना आने पर नाज बेगम ने खुद ही झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो मट्टी समेट कर एक जगह पर करती जा रही थी, वहां एक ढेर सा बन रहा था और फिर उस ढेर से देखते ही देखते छोटे छोटे कीड़े निकलकर इधर उधर कुल बुलाने लगे। रात में अजमल साहब जब घर आए तो उन्होंने नया इंकशाफ किया कि घर आते हुए उन्होंने अपनी किराएदार औरत को एक दरख्त की जड़ में मिट्टी डालते हुए देखा। कहीं ये तो नहीं कि वो औरत हमारे साथ कोई जादू कर रही है ताकि हम तंग होकर यहाँ से चले जाएं
और अपना मकान उसके हवाले कर दें। उन्होंने इस बात का भी इंकिशाफ किया कि रास्ते में एक सिफली अमल करने वाले का बोर्ड लगा हुआ है। मुझे इस बात पर हैरत भी है और यकीन भी कि वो किरायादार औरत जरूर उस सिफली अमल के माहिर से अमलियात और जादू तावीज कर रही है। चाहे जो भी हो जाए, मुझे अब उस औरत का पीछा जरूर करना होगा और देखना होगा कि आखिर वो क्या करती है। अगले रोज अजमल साहब ने उस औरत का पीछा किया और उसकी तमाम हरकतों सकनात पर नजर रखने लगे। वो औरत रोज अपने घर से बाहर निकलती और सीधा शमशान घाट पहुंच जाया करती थी। शमशान घाट से मिट्टी उठाने के बाद वो उसे दोबारा अपने घर ले आती और दरख्त की जड़ों में डालती। शायद यही वजह थी कि अजमल साहब के घर में कयामत बरपा थी। देखिए अजमल साहब, इससे पहले कि कोई बड़ा वाकया हो जाए, खुदा के लिए आप किसी आमिल बुजुर्ग को मिलें ताकि वो हमें इस मसले से निजात दे सके। खैर, अगले रोज अजमल साहब पता करते हुए एक आमिल के पास जा पहुंचे और उन्हें सारे माजरे से आगाह किया। वो बुजुर्ग आमिल जैसे ही अजमल साहब के घर आए तो घर के बाहर लगे हुए उस दरख्त के पास ठिठक कर रुक गए। उन्होंने फौरन ही अपनी आंखें बंद की और उस दरख्त के गिर्द चक्कर लगाया। फिर उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वो बुरी तरह से सुर्ख हो रही थी। बेटा, इस दरख्त से बचकर रहना। तुम्हारे घर में जो भी हो रहा है वो सब इस दरख्त की वजह से हो रहा है। इसकी मिट्टी को इंतहाई निच्च और नापाक कर दिया गया है। ऐन मुमकिन है कि तुम्हारे घर में कोई बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन मेरे खुदा की कलाम में बड़ी बरकत है। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक सफेद कागज निकाला और उस पर एक नक्श बनाकर अजमल साहब को दे दिया। बेटा, उस दरख्त की मिट्टी उठाकर इस नक्श पर रखो, मगर ध्यान रखना कि वो मिट्टी तुम्हारे हाथ को ना लगे। अजमल साहब ने एक लकड़ी की मदद से उस दरख्त की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उस नक्श पर रखी और बुजुर्ग के पास ले आए। बुजुर्ग ने अपनी जेब में से पानी की बोतल निकाली और उस पर कुछ पढ़कर उस मिट्टी पर पानी की एक दो बूंदें टपकाई। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि मिट्टी का रंग सुर्ख हो गया और एकदम से खून बनकर नीचे की जानिब गिरने लगा। नाज बेगम भी ये सारा बाजरा अपनी आंखों से देख रही थी। देखो बेटा, ये मिट्टी शमशान से लाई गई है। ये चिता वाली मिट्टी है। जब भी कोई बुरा काम करना हो तो आमिल ऐसी मिट्टी को इस्तेमाल करते हैं ताकि बदरूहों से मदद ली जा सके। मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूँ, लेकिन तुम दोनों मियाँ बीवी ने इस वजीफे को बाकायदगी से करना है। इतना कहकर उस बुजुर्ग आमिल ने वो नक्श अजमल साहब के हवाले कर दिया ताकि उस मिट्टी को दरख्त में वापस डाल दिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते जा रहे थे। फिर एक रात नाज बेगम ने करवट ली तो किसी अनजानी सी आवाज से चौंक गई। वो घबराकर अपने बिस्तर से उठी। सहन में रोशनी तो थी, शायद लेटने से पहले वो लाइट बंद करना भूल गई थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई भारी सी चीज सहन में धड़ाम की आवाज के साथ गिरी हो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक अनजानी सी आवाज फिर से माहौल की खामोशी को तोड़ते हुए बरामद हुई। कोई चीज घसीटती हुई छत की जानिब जा रही थी। ये शायद किसी बड़ी सी छिपकली का निशान था जो खून में लथपथ घर के आंगन से होता हुआ ऊपर सीढ़ियों की जानिब जा रहा था। रात के इस पुरहौल सन्नाटे में अचानक से एक दिलखराश चीख बरामद हुई और पूरे घर के दरो दीवार जैसे लरज उठे। अगली सुबह कमरों की सफाई के दौरान वहां से बहुत बड़ी बड़ी सोइयां और कपड़े के बनाए हुए सियाह पतले जगह जगह बिखरे हुए नजर आए। शायद बुजुर्ग आमिल के अमल की वजह से ये चीजें खुद ब खुद ही जाहिर हो गई थी, जबकि साथ वाले घर से रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। ये चीखें किसी और की नहीं बल्कि उस किराएदार औरत की थी। न जाने कहां से आग ने उसके पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया था और वो बुरी तरह से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर हाथ पांव मार रही थी। सारे मोहल्ले के लोग ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे, जबकि नाज बेगम और अजमल साहब सिवाय अफसोस करने के उस औरत की कोई भी मदद न कर पाए। देखते ही देखते वो औरत पूरी तरह से जलकर एक राख की ढेरी में तब्दील हो गई थी। शायद उस बुजुर्ग आमिल के अमल की वजह से वो जादू उस औरत पर उल्टा पड़ गया और आखिरकार वो औरत अपने अंजाम को जा पहुंची। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि उस औरत की बेटियां
उसी रात ही कहीं अचानक से गायब हो गई। अगली सुबह अजमल साहब को उनका मकान पूरी तरह से खाली मिला। पूरे घर में जगह जगह वीरानी और नहुसत थी और एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जैसे किसी की हड्डियों को जलाया गया हो। खैर जो भी था, अब वो औरत अपने अंजाम को पहुंच गई थी। अजमल साहब ने पूरे घर की सफाई कराई और कुरान खाने की महफिल सजाई। उस दरख्त को भी उन्होंने जड़ से कटवा दिया ताकि इस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। सच ही कहा है किसी ने कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।